नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। तीसरे दिन भी नेपाल में भूकंप के झटके, राहत में जुटे भारत समेत कई देश, हवाई और सड़क सेवा बहाल। राहत अभियान की संसद में सराहना, नेपाल से लौटने वाले विदेशी नागरिकों को मुफ्त वीजा, प्रधानमंत्री और सांसद देंगे 1 महीने का वेतन। आर्थिक फैसलों में कोर्ट की निगरानी से बाधा, वित्त मंत्री ने कहा अफसरों में खौफ, त्वरित फैसले न होने से तेज विकास पर पड़ सकता है असर। न्यायिक नियुक्ति आयोग पर बढ़ा विवाद, मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू का चयन समिति का हिस्सा बनने से इनकार, संविधान पीठ में सुनवाई शुरू। पुराने वाहनों पर रोक के खिलाफ केंद्र की NGT में अपील, फिटनेस टेस्ट को आधार बनाने की मांगा 6 महीने का वक्त। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। पड़ोसी देश नेपाल भूकंप की मार से बेहाल है। भूकंप के झटकों से उबर रहे नेपाल में मौत का आंकड़ा 3700 के पार पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी दुर्गम इलाकों में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने नेपाल में राहत और बचाव का अभियान तेज कर दिया है, लेकिन अगले 48 घंटों में तेज बारिश के अनुमान ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं। देश में भी भूकंप से हुई मौतों का आंकड़ा अब 70 के ऊपर जा पहुंचा है। कुदरत की मार से बेहाल नेपाल में जनजीवन एक तरफ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब भी हजारों लोग मदद की आस में हैं। बचाव कर्मी जैसे जैसे तबाह जगहों को खंगाल रहे हैं, भूकंप की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इनमें कुछ खुशकिस्मत भी हैं जो मौत को मात देकर उन दर्दनाक लम्हों को बयां कर पा रहे हैं। मंदिर का दर्शन करने को हम केबल कार में बैठने वाले थे और लाइन में लगे वाले थे उस टाइम पे, और जो लाइन में लगे वाले थे तो पूरी जमीन हिलने लगी, ऐसी इतने जोर से हिलने लगी कि पूछो मत। हम घबरा गए वहां से, क्या होगा। नेपाल में 3 दिन पहले आए जानलेवा जलजले से मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने की मशक्कत अभी भी जारी है। उम्मीद है कि 3 दिन बाद भी इनके नीचे दबी कुछ जिंदगियां सांस ले रही हों। इस बीच नेपाल के अस्पतालों में घायलों का इलाज भी बड़ी चुनौती है। There are a lot of patients who have got devastating injuries, including head scalping, as well as the amputations, whole of the limb amputations. There are devastating injuries, including chest, badly disabled chest injuries. भूकंप से तबाह हुए पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन मैत्री के तहत फौरन मदद पहुंचाई गई। बचाव के लिए NDRF की टीमों के साथ साथ खाने पीने की चीजें, टेंट, दवाइयां और डॉक्टरों को भेजा गया है। NDRF की 10 टीम, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय काफी टीम्स वहां पहुंच चुकी हैं। नेपाली आर्मी की डायरेक्शन के अनुसार ये लोग डिप्लॉयड हैं। काठमांडू के आसपास 15 से 20 किलोमीटर रेडियस में काफी काम चल रहा है। 10 लोग जीवित निकाले गए हैं अभी तक। सेना ने नेपाल के दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया है। इसके अलावा वहां फंसे लगभग 2500 से ज्यादा भारतीयों को 4 IL-76 और 1 AN-32 विमान से सफलतापूर्वक देश वापस लाया गया है। सरकार की ओर से तेजी से किए गए इस ऑपरेशन की सभी ने सराहना की। वहाँ हमने सब पूजा अर्चन किया और दर्शन करके बाहर निकले, तभी ये भूकंप आया। पहले तो हम समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बाद में और अहमदाबाद में जो आया था उससे भी भयानक था। शनिवार को 7.9 की तीव्रता वाले भूकंप से हुई तबाही के बाद दुनिया के कई अन्य देशों ने भी नेपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। कई और देशों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए अभियान चलाया है। राहत की बात यह है कि इस बीच नेपाल में सड़क और हवाई यातायात धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। और हमें आशा और उम्मीद है कि आज से काठमांडू का वेदर भी ठीक है, काठमांडू एयरपोर्ट भी फिर चलने लगा है, सब आपका रोड सर्विसेज भी ठीक है। थोड़ा समस्या जैसे आपके यहाँ से दिल्ली से अथवा भारत से जो नेपाल में जाना चाहते हैं उनके लिए, और जो जैसे वहाँ से आना चाहते हैं उनके लिए कुछ सर्विसेज बढ़ाना है। ये भी हम लोग जैसे रेलवे से भी बात कर रहे हैं। इधर पूर्वोत्तर के राज्यों और बिहार में इस भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 70 के पार पहुंच गया है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। देश भर में भूकंप पीड़ितों के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। धर्मशाला में लोगों ने सोमवार को कैंडल मार्च निकाला
तो अमृतसर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। चेन्नई सहित कई जगहों पर भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए जरूरी सामान के अलावा पैसे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूकंप से नेपाल और बिहार में मारे गए लोगों को संसद में आज श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 2500 से ज्यादा भारतीयों को नेपाल से सुरक्षित वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि कई अन्य देशों के पर्यटकों को फौरी मदद के तौर पर भारत में मुफ्त अस्थायी वीजा देने की व्यवस्था भी की गई है। विपक्षी दलों ने इस राहत अभियान के लिए सरकार की तारीफ की है। लोकसभा के सांसदों ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए 1 महीने का वेतन देने का भी फैसला किया है। शनिवार को आए भयानक भूकंप और जान माल के नुकसान के मामले पर संसद में चिंता जताई गई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहत बचाव और पुनर्वास के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क नेपाल के मुश्किल वक्त में भारत उसके साथ खड़ा है। और ग्रेटिस वीजा का भी प्रोविजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। दूसरे देशों के लोग भी यदि नेपाल में, तो वह भी यदि भारत आना चाहते हैं तो तुरंत उन्हें वीजा दिया जाना चाहिए, ग्रेटिस वीजा दिया जाना चाहिए और तुरंत उन्हें भारत लाया जाना चाहिए। इमिग्रेशन सेंटर्स भी कुछ स्थानों पर स्थापित किए जा चुके हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि नेपाल में विपरीत हालात के बावजूद भारतीय दूतावास पूरी मुस्तैदी से बचाव के काम में जुटा है। आफ्टर शॉक कहा जाए या नया भूकंप कहा जाए, वो 6.9 रेक्टर का था और जैसे वो झटका आया सारे ATCs छोड़कर चले गए, एयरपोर्ट छोड़कर चले गए, उनका ऑटोमेटिक सिस्टम कोलैप्स कर गया। संसद के दोनों सदनों में सदस्यों ने सोमवार को मौन रखकर पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू की अपील के बाद सांसदों ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए 1 महीने का वेतन देने का फैसला किया। चाहूंगा कि भारत नेपाल के साथ खड़ा है। हम सबको एक साथ मिलकर इस आपदा का सामना करना होगा। इस आपदा पर चर्चा के लिए विपक्ष ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। उसे स्वीकार किए जाने के बावजूद सांसदों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। विभिन्न दलों के सांसदों ने नेपाल की मदद में तेजी के लिए सरकार की सराहना की और कुछ सुझाव भी दिए। NDMA को हमें मजबूत करना चाहिए। शायद चेयरमैन भी अभी उसका नहीं है, हेड भी नहीं है, तो ये कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि खाली नेशनल लेवल तक ही नहीं उसको सहमत रखना चाहिए, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमको डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारे भारत में बंदोबस्त करना चाहिए। के लिए कुछ फंड इकट्ठा करें ताकि एयरपोर्ट ये अर्थक्वेक रिलीफ का सहायता करने के लिए हम भी योगदान करें। हमारा निवेदन सरकार से यही है कि आप कुछ ढांचा बनाइए जिसके तरीके से जो भी साधन आपको आएगा उनके लिए रिलीफ पहुंचाने के लिए, उसके लिए कोई माध्यम या कोई स्ट्रक्चर बनाइए ताकि वो वहां तक सही ढंग से पहुंच सके। और क्या है वहां पे नेपाल के अंदर, उसका मदद भी हिंदुस्तान को, भारत को करना चाहिए, भारत सरकार को, और हम समझते हैं कि ये काम वो करेगी। 25 अप्रैल की दोपहर नेपाल में आए 7.9 रिक्टर तीव्रता वाले भूकंप से भारी तबाही हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात पर निगरानी रख रहे हैं और उन्होंने युद्ध स्तर पर राहत ऑपरेशन चलाने को कहा है। कृति मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और नेपाल के ताजा हालात पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और कार्यकारी निदेशक राज्यसभा टीवी राजेश बादल जी। राजेश जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से वहां पर टीमों के आने और जाने के लिए इंतजाम किए गए हैं, खबरें आ रही हैं कि खासी दिक्कतें हो रही हैं न सिर्फ काठमांडू पहुंचने में बल्कि वहां से लोगों को अगर वापस हिंदुस्तान लाना है तो। रविंद्र, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ अभी भी यानी करीब करीब 60 घंटे बीत चुके हैं इस भूकंप को आए हुए, जो और उसके बाद भी 3 या 4 बड़े भूकंप आए हैं। तो लेकिन अभी सेवाएं सामान्य नहीं है, शहर में बिजली नहीं है, जो विमान सेवाएं हैं वो अस्त व्यस्त हैं। दिन में कई बार विमानतल का संचालन है, एयरपोर्ट का संचालन है, वो रोक दिया जाता है। आज हम लोग 1 बजे करीब 1 बजे एयरपोर्ट पर थे दिल्ली में और 3 बजे रवाना होने के बाद 5 घंटे में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और 2 घंटे गोरखपुर और काठमांडू के बीच में हम लोग मंडराते रहे। तो जब भारत से जाने वाली फ्लाइट्स के मामले में ऐसे ही है, प्राइवेट एयरलाइंस के भी प्लेन जो है वो काफी लंबे समय पे है। हमने एयरपोर्ट पे देखा कि 18-19 इस छोटे से विमानतल पर 19 विमान खड़े हुए थे और जिनको आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से अगर बड़े बस स्टैंड पे ISBT दिल्ली में जिस तरह से बसेस खड़ी होती हैं, आप करीब वैसे ही दृश्य आप समझ सकते हैं कि यहाँ था। और इस वजह से यूरोपीय देशों ने और अमेरिका से जो आने वाले, जो अलग अलग ऑस्ट्रेलिया से आने वाले जो
राहत और बचाव दल हैं वो अपने विमान नहीं भेज रहे हैं, बल्कि हमारे साथ जिस विमान में हमने बात की कि इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से, रूस से बचाव दल अलग अलग लोग ग्रुप में और जत्थों में आ रहे हैं। कविंद्र जी, और अजय जी इसके अलावा मौसम जिस तरीके का है, क्योंकि बारिश का पूर्वानुमान है और अभी भी आफ्टर शॉक जो है वो आ भी रहे हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस में ये सबसे बड़ी बाधा के तौर पर हम इससे निजात पाने के लिए जो तमाम वहां पर एनडीआरएफ की टीमें और अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? अभी कविंद्र जहां तक मैं कहूंगा, जितना मैंने शहर में अभी आने के बाद 1 घंटे में देखा है, तो यहाँ समस्याएं बहुत हैं। कम्युनिकेशन ना के बराबर है, संचार लाइनें अस्त व्यस्त हैं। भारत में ये कहा जा रहा था कि एयरटेल जैसी सर्विसेज जो कंपनी है उन्होंने अपना निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन वो सुविधाएं मुहैया नहीं है। विमानतल पर कोई समन्वय नहीं है, कोई काउंटर नहीं है। जो यहाँ लोकल सिम मैंने देखा कि जो रेस्क्यू बचाव दल जो आ रहे हैं 100 लोग लाइन में लगे तब उनको लोकल सिम मुहैया हो पा रही है। बिजलियां नहीं है, यहाँ तक कि मैं जिस होटल में अभी ठहरा हूँ इसमें चारों तरफ दरारें मैं देख सकता हूँ, इसके रूम के अंदर भी और बाहर भी। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो है यहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं और उनको उभरने में बड़ा लंबा वक्त लगेगा। कविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज जी वहां से ताजा जानकारी देने के लिए हमें। और हमारे साथ देव मुखर्जी साहब हैं जो कि पूर्व राजदूत हैं और नेपाल में रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। देव साहब, स्वागत है आपका। समझना ये चाहूंगा, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इस वक्त संचार जो व्यवस्था है पूरी तरीके से चौपट या फिर ठप हो चुकी है। अलग अलग जो इलाके हैं काठमांडू के, अगर मैं समझना चाहूँ आपके जरिए, किस तरीके से है वहां पर जो रेस्क्यू को लेकर दिक्कतें हैं उनको कैसे आगे बढ़ाने की कवायद, और वहां जो लोकल सिस्टम है और जो बाहर से मदद पहुंच रही है उसके कोऑर्डिनेशन को लेकर? देखिए, ये तो नेपाल के जो अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ये वही कर सकते हैं। हम बाहर से आके मदद दे सकते हैं, उनको सहारा दे सकते हैं, लेकिन जिन चीजों के बात आपने जो जिक्र किया इसके वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं को देखना पड़ेगा कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम बाहर से आके ये भारत ये हमारे काबिलियत की बाहर है। ये लोकल कंडीशंस जिनको पता है, जो जानते हैं कहाँ क्या है, कैसे क्या हो सकता है, वही ये काम कर सकते हैं। हम उनको सिर्फ मदद दे सकते हैं। और देव साहब, क्योंकि आप वहां रहे हैं, तो क्या नेपाल में और काठमांडू में इस तरह की लोग या एजेंसियां हैं जिन्हें एक्सपर्टाइज कहा जा सकता है रेस्क्यू ऑपरेशंस में, या फिर क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस तरह का ज़लज़ला शायद कभी बहुत पहले देखा होगा, तो ऐसे में जो ट्रेनिंग या फिर जो मैं कहूं कि एक्सपर्टाइज की जरूरत थी उसकी कमी यहां पर आपको लगता है कि शायद उसका असर भी दिख रहा है? देखिए, इस बारे नेपाल के जो सिविल सोसाइटी है, उनके अखबारें हैं, वो कई सालों से कह रहे हैं कि 1934 के 75 साल बाद एक बड़ी भूकंप आने वाली है। वो 75 की जगह वो 81 साल बाद आया, और वो भी उतनी बड़ी नहीं है। 34 में जो आया था वो इससे कई गुना बड़ी थी। खैर, तो इनका दुश्चिंता यही था कि जब ये भूकंप आएगी, जो आने वाली है, जो सबको पता है कि वो आने वाली है, इसके लिए हम क्या पदक्षेप ले रहे हैं। ये हो सकता है कि पूरी पदक्षेप नहीं लिया गया होगा। नेपाल में आप तो जानते हैं पिछले 10, 15, 20 साल से काफी वो अनिश्चित राजनीतिक परिस्थिति से वो जा रहे हैं। इंसर्जेंसी भी वो हो चुका है। तो ये समस्याएं नेपाल के राजनीति से भी कुछ जड़ित है, जिसलिए शायद जो पदक्षेप लिया जा सकता है वो नहीं लिया गया। लेकिन ये कह के, इतना कहने के बाद ये भी कहना जरूरी है, समझना जरूरी है कि नेपाल की जो आम जनता है वो जिस तरह से अपने पड़ोसी के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, ये एक उल्लेखनीय है। और ये तो हमें देखना चाहिए कि किस तरह वो दूसरों की मदद करने के लिए वो सब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से जो मटेरियल्स का जो कमी है, एक से आपके जो आप कह रहे थे जो गिर गए हैं मकाने, उसको साफ करने में, अगर उसके अंदर कोई दबे हुए हैं उसको निकालने में, इस इलाके में
मेरे ख्याल से हमारे ओर से, भारत की ओर से हम मदद कर सकते हैं। ये मशीनें शायद भेजे गए हैं, शायद और भी भेजे जाना चाहिए, जिससे ये सब गिरे हुए मकाने साफ हो सके, और अगर उसके नीचे अभी कोई जीवित है उनको हम उद्धार कर सकें। जी बिल्कुल देव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आधार कार्ड का बढ़ता दायरा। वोटर कार्ड से जुड़ेगा आधार कार्ड। इनकम टैक्स भरने में भी होगी सहूलियत। बैंकिंग और सब्सिडी के लिए होगा जरूरी। देखिए देश देशांतर आधार कार्ड आज रात 8:30 बजे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में आज बताया कि युद्धग्रस्त यमन से 4,741 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। उन्होंने सदस्यों को यही बताया कि यमन में संकट के बीच भारतीय दूतावास को जिबूती स्थानांतरित कर दिया गया है। यमन में शांति आने तक दूतावास वहीं से काम करेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को राज्यसभा में यमन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन राहत के तहत यमन से भारत ने कुल 6,688 लोगों को निकाला। इनमें भारतीयों के अलावा 48 देशों के 1,947 नागरिक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हवाई हमलों के बाद भी यमन में भारतीय दूतावास काम कर रहा था। ग्रस्त यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान राहत अत्यंत सफल रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खूब सराहा है। हमने न केवल 4,741 भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला, बल्कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में 18 अप्रैल तक 48 देशों के 1,947 विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। यमन से 27 राज्यों के नागरिक निकाले गए। इनमें सबसे ज्यादा 2,527 केरल के हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि यमन में भारी गोलाबारी के बावजूद भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोतों और 2 निजी जहाजों से लोगों को निकाला गया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के परिवहन विमानों ने भी मदद की। भारत सरकार का सामूहिक प्रयास था। भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय रेलवे, एयर इंडिया, शिपिंग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने एक सूत्र में बंधकर काम किया और उसी एकजुटता का परिणाम था कि ये महाअभियान इतना सफल रहा। धन्यवाद। विदेश मंत्री के मुताबिक भारत के ऑपरेशन राहत की कई देशों ने सराहना की। खाड़ी देश यमन में बीते कुछ महीनों से आंतरिक संघर्ष चल रहा है। राजधानी सना पर हाउती विद्रोहियों के कब्जे के बाद सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन ने वहां हमला शुरू कर दिया। इसका मकसद हाउती विद्रोहियों को खदेड़ना है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार ने जमीन के अधिग्रहण के बाद विकसित भूमि का 50% लौटाने की संभावना से इनकार किया है। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के मुताबिक नए विधेयक के तहत विकसित भूमि का 20% ही लौटाया जा सकेगा। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर सवाल पूछा गया था। विपक्ष ने भूमि अधिग्रहण बिल को किसान विरोधी करार दिया है, तो सरकार ने कहा है कि किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार प्रस्तावित कानून में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं कर रही है कि किसान को अधिग्रहित भूमि का 50% विकसित जमीन अथवा प्रोजेक्ट में 25% की किसानों को हिस्सेदारी दे दी जाए, जिससे उद्योगपति के साथ किसान का भी विकास हो सके। 2013 के कानून में भी ये प्रावधान है कि कोई जमीन अगर किसी ऐसे काम के लिए खरीदी जाए, अधिग्रहण की जाएगी, तो उसका 20% जिसकी जमीन होगी प्रोपोर्शनेटली उसका 20% उस भू मालिक को दिया जाएगा और कंपनसेशन का उतना ही पैसा उससे काट लिया जाएगा। जहां तक बात 50% की है, मैं ये कहता हूं कि ये तो संभव नहीं हो सकता कि आप किसी भूमि को अधिग्रहण करो और उसका 50% विकसित करके उसी किसान को दे दो। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शिक्षा के भगवाकरण के आरोप को गलत बताया। बजट पर चर्चा के दौरान मंत्रालय के अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने विपक्ष के आरोपों का मजबूती से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। हालांकि विपक्ष ने शिक्षा बजट के कटौती के मसले पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की।
मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने इतिहास अनुसंधान परिषद में नियुक्ति से लेकर कई जाने माने वैज्ञानिकों के इस्तीफे के आरोप को गलत बताया। उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर और सुष्मिता देव के अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुगोतो बोस के आरोपों पर एक एक करके जवाब दिया। आप ही ने महोदया कहा था कि मेरे खिलाफ चार्जशीट बनाई जा रही, मैं उस चार्जशीट का जवाब दे रही हूं आज, और आग्रह करती हूं कि सब जवाब सुने। ये वो इतिहासकार हैं जिन्होंने देश नहीं छोड़ा बल्कि देश में रहकर देश की सेवा की है। क्या उनका सम्मान करना अपराध है? स्मृति ईरानी ने कहा कि उनका मंत्रालय शिक्षा के क्षेत्र में पैसे की कमी नहीं होने देगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन किताबें उपलब्ध कराने की योजना पर काम चल रहा है। हालांकि विपक्ष के कई सांसद शिक्षा बजट में कटौती के मसले पर मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। The minister was more concerned about condemning the previous UPA regime rather than giving us a vision for the future. Not a word has been said about the dramatic, drastic, tragic cuts that have been made in social sector program. Sir, what is the major scheme? Sarva Shiksha Abhiyan, midday meal scheme, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, model school program and so on. These programs, non-utilization of the allocation of the fund means non-performing ministry. बहस के जवाब में एक वरिष्ठ सांसद के प्रति आक्रामक रुख अपनाने पर स्मृति ईरानी की कुछ सांसदों ने आलोचना भी की। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने बहस में आए तथ्यों और सवालों पर आधारित जवाब दिया है। उन्होंने माफी मांगने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि करप्शन के मामलों की कोर्ट निगरानी से आर्थिक निर्णय प्रक्रिया में बाधा आ रही है। सीबीआई की ओर से आयोजित डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने कहा कि अधिकारी फैसले लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें मुकदमेबाजी में फंसने का डर है। उन्होंने ये भी कहा कि तेज आर्थिक विकास के लिए निगरानी की परंपरा पर फिर से विचार होना चाहिए। Increase our investments, make our taxation structures comparable, present a competitive labor regime, offer utilities at competitive costs, offer capital at competitive costs. These are the inputs into manufacturing. And it is only then that our manufacturing products are going to be bought. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की कोशिशों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अचल दत्तू ने एनजेएससी के 2 प्रमुख व्यक्तियों के चयन के लिए बने 3 सदस्यीय पैनल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में चीफ जस्टिस अचल दत्तू ने कहा है कि वो एनजेएससी का हिस्सा तब तक नहीं बनेंगे जब तक याचिका पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ इसका समर्थन नहीं करती। जस्टिस जयस केहर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ को केंद्र ने इस पत्र के बारे में जानकारी दी है। संविधान पीठ उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति से जुड़े इस नए कानून की संवैधानिक वैधता के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।